सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर को। और भाई अगर यार तुम बुक में देखोगे, चाहे कोई भी बुक देखो, टीएस देखो, डीके गोल देखो, कोई भी बुक देखोगे, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक है, 160 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है इस चैप्टर के। तो यार अगर आप लोग क्या करना चाहते हो कि भाई लिमिटेड क्वेश्चंस करना चाहें, हर टाइप के क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएं और हमारी प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए, तो अगर कुछ इस टाइप का काम करना चाहते हो कि टाइम कम लगे और आउटपुट ज्यादा है, तो भाई बिल्कुल वही प्लेलिस्ट, उसी टाइप की प्लेलिस्ट मैंने रेडी करी है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेपिटेटिव क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट के जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे यार आपने बहुत अच्छे से करके जाने हैं, लिख लिख कर प्रैक्टिस करके जानी है, तभी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है यार, जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यार डाउनलोड करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पढ़ना। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में यार आप देख रहे हो आपको 5 टाइप्स की रेशियोज गिवन है और पांचों ही रेशियोज के फॉर्मूले अलग अलग हैं। ठीक है, कोई लिंक ज्यादा नहीं है कि आप सोचो एक आध हो जाएगा तो सारे मिलते जुलते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें आंसर क्या होगा, एक तो याद रख लो हर आंसर परसेंटेज टर्म्स में होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि हर रेशियो को हम लास्ट में अगर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर रहे हैं। ठीक है, सबके आंसर में बस यही कॉमन चीज है कि मल्टीप्लाइड बाय 100 कर रहे हैं तो आंसर परसेंटेज में आएगा। ठीक है, फटाफट से एक बार रेशियोज रीड कर लेते हैं, उनके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं और इंट्रोडक्शन इसकी जरूर समझना। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन रेशियोज को निकालते टाइम जो बच्चे गलतियां करते हैं या फॉर्मूला में प्रॉब्लम आती है कि कौन सी चीज़ कहाँ ऐड करनी है, कहाँ माइनस करनी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन से और कौन से वाले आते हैं पेपर में, लाइक मोस्ट आस्क्ड कौन से हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी इंट्रोडक्शन में बताऊंगा और उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लो इस वीडियो का। अब देखो भाई, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, नेट सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोल सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना आता है सेल्स माइनस सीओजीएस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, सेल्स माइनस सीओजीएस वाला जो फॉर्मूला था उससे हम निकालेंगे, जो पुराने वीडियोस में करते आए हैं। ऑपरेटिंग रेशियो आ गया, इसका मतलब है ये किसकी बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। कई बार कॉस्ट वर्ड गायब होता है, खाली ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऊपर आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, नीचे आएगा नेट सेल्स। ये कैसे निकलेंगी चीजें वो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते वक्त समझाऊंगा। ठीक है, एक बार जस्ट हम लोग रीडिंग कर रहे हैं जस्ट अभी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो में याद रखना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और आपने एक रेशियो पहले भी कर रखी है जिसमें हमारे पास प्रॉफिट था, वो कौन सी थी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। वहां प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, तो याद रखना नेट प्रॉफिट में ये आफ्टर वाला है और इससे पहले हमने करी थी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और वहां पर था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये चीज याद रखना। इसके बाद अगेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोले या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोले, यहां पर भी प्रॉफिट बिफोर है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा केयरफुल होकर फॉर्मूले लर्न करने की, कहां पर बिफोर है कहां पर आफ्टर है। यहां पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड लिखा है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड वही पुराने फॉर्मूले जो थे उससे निकल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि आंसर परसेंटेज में देना है। अब सबसे पहले ये समझेंगे कि हमारे पास इतने सारे प्रॉफिट गिवन है, एक ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, एक नेट प्रॉफिट गिवन है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, तो इन तीनों प्रॉफिट्स में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इन तीनों प्रॉफिट्स में क्या रिलेशनशिप है सबसे पहले ये समझेंगे और फिर हम देखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या आता है। ठीक है, और ये जो हमारे फॉर्मूलाज रिलेटेड है वो बाद में समझेंगे। पहले जरा रिलेशनशिप समझते हैं जो तीन नाम के अलग अलग प्रॉफिट्स हमें गिवन है। देखो भाई, मैंने यहां पर आपके लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं समझने के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा क्लास 11th में ये समझा था। ठीक है, कुछ भी याद नहीं है तो जस्ट समझ लो। सबसे पहले हमारे पास क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, जिसको मैं यहां पर निकालता हूं ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में मैं निकालता था ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यहां पे कुछ भी ग्रॉस प्रॉफिट आता था और ये इस टाइप का फॉर्मेट बनता था और फिर ये 2 ग्रॉस प्रॉफिट को हम बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे और यहां हम लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये मेरा P&L अकाउंट स्टार्ट हो गया और यहां पर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर किया इसको देखकर। ठीक है, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, कोई भी फर्म होगी, ग्रॉस मतलब मोटा मोटा हमने क्या कमाया। ठीक है, अगर मान लो तुम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दो, ठीक है, क्या माइनस कर दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये माइनस कर दो और इसमें अगर हम ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग इनकम को। ठीक है, इसमें अगर हम ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग इनकम को, ध्यान रखो मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ऑपरेटिंग। ठीक है, तो इसको करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट मान लो हमारा आया 10,000 रुपए। ठीक है, उसमें से मैंने कुछ खर्चा माइनस करा, मान लो 500 रुपए का ऑपरेटिंग एक्सपेंस था
और ऑपरेटिंग इनकम मान लो थी 300 रुपये की। तो अब आप सोचो मेरा जो अगला आंसर आएगा वो कौन से वाला प्रॉफिट होगा। 10,000 में से 500 का खर्चा गया 9500, इनकम ऐड करी 9800, ठीक है। तो यहाँ मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी 9800 की, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, ये मेरा आ रहा है यहाँ पे 10,300, ये आ रहा है 10,300। तो इस जो प्रॉफिट को बोलते हैं ना, इसको बोलोगे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो ये आपका पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है और उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट मोटा मोटा क्या कमाया, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जिस चीज का तुम्हारा काम है, जो तुम्हारा प्राइमरी काम है, उससे रिलेटेड क्या खर्चा, और जो हम प्राइमरी काम करते हैं वहां से हमारे को क्या इनकम आई है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम के एग्जांपल्स अभी बाद में आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में से जब ऑपरेटिंग का खर्चा और ऑपरेटिंग इनकम हटाते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। अब इसमें से फर्दर, ठीक है, अब इसको जरा ट्रांसफर करते हैं, साइड चेंज कराएंगे, तो ये बन जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इधर आ जाएगा, ठीक है। जैसे वहां पर ग्रॉस प्रॉफिट साइड चेंज करके आता है, वैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी साइड चेंज करेगा और कितना आएगा 9800। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से आपको हर तरीके का खर्चा हटाना है और हर तरीके की इनकम जोड़नी है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैं यहां से माइनस करूंगा, ठीक है, हर तरीके का मैं यहां से खर्चा हटा दूंगा, ठीक है, और हर तरीके की इनकम मैं यहां पर ऐड करूंगा। नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस, जो प्राइमरी हमारा काम है उससे रिलेटेड इनकम नहीं हुई, और जो हमारा प्राइमरी काम है उससे रिलेटेड खर्चा नहीं हुआ। तो मान लो ये 600 है और ये मेरा हो गया मान लो 300 रुपये की इनकम हो गई। तो अब मेरे पास जो आंसर आएगा ना, ये होगा मेरा नेट प्रॉफिट। तो ये मेरे पास आएगा 10,100, इन दोनों को ऐड किया, बड़ी साइड का टोटल यहाँ कॉपी किया, और इसमें से ये 600 का खर्चा हटा दिया तो 9500 है। तो इस प्रॉफिट को आप बोलोगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट मतलब हर तरीके का खर्चा और हर तरीके की इनकम जब मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा जो आंसर आता है नेट प्रॉफिट आता है। तो आपको ये समझना है भाई, सबसे पहले आपके पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ अगर ऑपरेटिंग डीलिंग करेंगे, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम हटाएंगे तो आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आपको गिवन है तो उसमें से आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटाने हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको जोड़नी है, आपका आंसर आएगा नेट प्रॉफिट। तो ये चीज देख ली आपने, ठीक है। अब यहां से आपके कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं, वो फॉर्मूले सीख लो यार। फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट से अगर आपको, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना है तो रास्ता क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए माइनस, ठीक है, और ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी ऐड। ये फॉर्मूला याद करना है और समझा दिया मैंने ताकि याद आसानी से हो। तो इसमें से अगर ये दोनों एडजस्ट कर देंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो अब ये एक फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा, जो हमारे पास आगे का ग्राफ है, ठीक है, ये आगे का जो अकाउंट है ये देख लो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ये जो नॉन ऑपरेटिंग अगर एडजस्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। तो सेकंड फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस, और ऐड कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देना, तो आपके पास आंसर आएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से दो फॉर्मूलाज निकल कर आ गए, और इसमें से काफी फॉर्मूलेज बनाए जा सकते हैं, बट मैं वही फॉर्मूला बता रहा हूं जो मैक्सिमम हमारा यूज होगा क्वेश्चंस करते टाइम, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस रिलेटेड, जो वर्क रिलेटेड, जो हमारा काम है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो मोस्ट कॉमनली जो आपको क्वेश्चंस में आते हैं ना, मैंने सिर्फ वही यहां पर लिखे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ आएगा, समझ जाना ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस लिखा आएगा, समझ जाना ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डेप्रीसिएशन एमोर्टाइजेशन लिखा हुआ आएगा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स थे बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। सेकंड पॉइंट में ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्टली नहीं देता है, हर बारी निकालनी पड़ती है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि पॉइंट नंबर 1 प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो ये दोनों भी निकालने होते हैं, कई बार होता है ये दोनों भी नहीं गिवन होते, निकालने होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कैसे निकलेगा। थर्ड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का आंसर 60% है तो ऑपरेटिंग रेशियो का आंसर 40% है, ठीक है। अगर ये 60% आंसर है, इसका 40% आंसर है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 30% निकल के आ गई तो ये निकल के आएगा 70%, मतलब इन दोनों को ऐड करने पे आंसर आएगा 100%, ठीक है। अगर ये रेशियो 20 आ गई तो ये 80 आ जाएगी, मतलब 100% आंसर आएगा इन दोनों रेशियो को ऐड करने में। और खाली ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं, हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल लिखे मैंने, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह पे इंटरेस्ट जो होगा
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम के एग्जांपल्स गिवन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो याद रखना ये तुम्हारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम के एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कवर कर रहा हूं। लास्ट पॉइंट है जो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आखिरी रेशियो उससे रिलेटेड है। कह रहा है वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। उस रेशियो में कैपिटल एम्प्लॉयड जब निकालोगे, ध्यान रखना एज्यूम क्या करना है, दैट ऑल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में खाली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ आया तो उसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानना है, नॉन ट्रेड नहीं मानना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानना है और इसको कुछ भी दिक्कत नहीं है, हमें बस ना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ना लेनी नहीं होती। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार खाली इन्वेस्टमेंट को ले या ना ले, तो खाली इन्वेस्टमेंट को लेना है, खाली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को यूज करना है कैलकुलेशन करते टाइम। तो ये पॉइंट इसलिए लिखा है। तो मैं जूम आउट करके 6 के 6 पॉइंट्स इकट्ठे दिखा देता हूं, कॉपी में अपनी जरूर नोट डाउन कर लेना। तो ये नोट डाउन कर लो यार। और अब हम रेडी हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के। स्टार्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। तो यहाँ पे देखो पहला ही क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा बेसिक और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेल्स गिवन है, आरएफओ मतलब नेट सेल्स, मतलब सेल्स रिटर्न माइनस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी माइनस है। और ये लैंग्वेज है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, खाली कॉस्ट मतलब COGS, ये मैं हर बार बता चुका हूँ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन से। देखो भाई सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा वही वाला, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो सेल्स तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है नेट सेल्स के नाम से 4 लाख, और क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या लिखिए, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है, ये लैंग्वेज लिखिए, ठीक है। तो सिंपल है भाई, यहां पर मेरे को गिवन नहीं है COGS, तो मैं लिख रहा हूं लेट COGS, लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी ₹X, ठीक है, X उसको मैंने एज्यूम कर लिया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नीचे X लिख लेते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% किसका, 25% निकालना है, सेल्स का मत निकाल देना, 4 लाख का निकालोगे गलत होगा, ऑफ X, ठीक है, ऑफ COGS ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पे। तो बस अब आपका सिंपल हो गया, 4 लाख माइनस ये 25 1 ज़र, ये 4 ज़र, माइनस X/4 इक्वल्स X, तो 4 लाख और इक्वल्स ये माइनस X/4 में उधर भेज रहा हूँ, X प्लस X/4। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, फ्रैक्शन ऐड कर लो, नीचे 1 लिखा है, 4 से मल्टीप्लाई नीचे, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर, ठीक है। तो 4 लाख इज इक्वल टू डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का सेम है, ज्वाइन करेंगे 4x प्लस x 5x, दिस इंप्लाइज ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई और 5 नीचे जाके डिवाइड इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 16 लाख डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास x कितना आ जाएगा, x मतलब COGS, ये आ जाएगा 16 लाख डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब यहाँ पे यार आप चाहो तो सॉल्व करो, चाहो तो यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे छोड़ सकते हो, बिना सॉल्व करे छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट है एक्स का 25%, तो 25/100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स मतलब क्या, ये वाली वैल्यू 16 लाख अपॉन में 5। तो ये यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख लो, और यहाँ पर ना ये कट जाएगा, तो यहाँ पर काटो, फिर यहाँ 25% फिर निकालो, इससे से यहाँ करो, डायरेक्ट कट रहा है। तो 5 5 ज़र, तो 16 5 ज़र तो हमें याद ही है कितना होता है 80, और ये 1 2 3, तो ये 3 0 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व नहीं करा और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आराम से आ गया 80,000। इसके बाद मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मुझे फॉर्मूला याद है, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर, नीचे नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में यहाँ से देख के ऊपर लिखूंगा 80,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, मुझे क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ जीरोस काटते हैं, सबसे पहले ये 4 जीरो से 4 जीरो काटी, ये 1 0 से 1 0 काटी, 4 1 ज़र 4 2 ज़र, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया 20%। तो ये जूम आउट कर दिया मैंने ताकि कंप्लीट सोल्यूशन दिख जाए। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश क्रेडिट उसने अलग अलग दिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। परचेजेस दे दी, कैश क्रेडिट ये भी अलग अलग दिए। कैरेज इनवर्ड्स होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरीज होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। फिर है डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई।
रिटर्न आउटवर्ड्स होता है परचेजेस रिटर्न, ठीक है। ये परचेज रिटर्न दिया ना, ये यहाँ से माइनस कराने के लिए दिया है क्योंकि ये नेट परचेजेस नहीं गिवन है। और वेजेस होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड्स भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब होता है परचेज रिटर्न, ये याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो लाइक बेसिक्स हैं वैसे तो, बट नहीं पता तो मैं यहाँ लिख ही रहा हूँ, तो याद कर लेना साथ साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा हो गया। और सेल्स आपको ना देखो यहाँ पे टर्म बड़ी अच्छी लिखी है, यहाँ लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब ये जो आपको सेल्स गिवन है ना, ये नेट सेल्स ही गिवन है, ये नेट सेल्स ही गिवन है। तो आपको टोटल सेल्स चाहिए तो आप इन दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। टोटल परचेज चाहिए होगी, अभी मेरे को नहीं पता ही चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए हो तो टोटल परचेज इन दोनों को ऐड कर देना। तो आप पे ये जो टोटल परचेज देगी ना, ये ग्रॉस आएगी, और ग्रॉस में से परचेज रिटर्न 20,000 की माइनस कर देना, तब आपके पास नेट सेल्स आएंगी। आई बात समझ में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना चाहूंगा। क्यों निकालना चाहता हूं मैं आपको समझाता हूं भाई, आपको भी निकालना पड़ेगा। मेरे को निकालने को बोल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बोल रहे हैं, और ये निकलेगी कैसे, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट पता होना चाहिए और मुझे नेट सेल्स पता होनी चाहिए, और इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेट सेल्स तो उसने मेरे को दे दी कैश और क्रेडिट, तो ये तो मैं निकाल लूंगा, कैश प्लस क्रेडिट ऐड कर दूंगा तो ये तो आ जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता, तो ग्रॉस प्रॉफिट जब भी नहीं पता हो ना, तो आपको एक फॉर्मूला दिमाग में आएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये पूरे चैप्टर में बार बार ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। तो सेल्स तो मेरे को पता है, क्वेश्चन ने बता दिया, ग्रॉस प्रॉफिट तो मुझे निकालना है, ये नहीं पता। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा निकालना होगा टारगेट, ठीक है। इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला कि मुझे अब COGS चाहिए। तो COGS के फॉर्मूला होते हैं, एक तो यही फॉर्मूला है जो अभी लगा नहीं सकता क्योंकि खाली सेल्स पता है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता, तो COGS कैसे निकलेगा, ठीक है। तो COGS का आपको लंबे वाला फॉर्मूला याद होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, यहाँ पे जो भाई परचेजेस होती है नेट होती हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस है ना, ये माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री में फॉर्मूले में ना पहले लिख रहा हूँ, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये मैंने ऐसे लिखा। नेट परचेजेस का मतलब क्या होता है भाई, मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लिख देता हूँ, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। नेट का मतलब होता है परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कैरेज इनवर्ड्स, और मेरे को गिवन है वेजेस, ठीक है, और मेरे को गिवन है वेजेस। तो ये मेरे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो आपको सैलरी गिवन है वो इनडायरेक्ट होता है, उसको इग्नोर करना, सैलरी इग्नोर कर देना इसमें, ठीक है। तो ये मेरा पहला स्टेप है, ठीक है, इस क्वेश्चन का ये मेरा पहला स्टेप है। क्यों पहला स्टेप लिया, मैंने समझा दिया बिगनिंग में ही सोल्यूशन के। तो ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे को गिवन है डिक्रीज इन इन्वेंट्री के नाम से, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री 1,22,000। टोटल परचेजेस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कैश है 40,000, क्रेडिट है 3,60,000, और इसमें से मेरे को रिटर्न आउटवर्ड्स गिवन है, जिसको मैंने परचेज रिटर्न बोला, वो माइनस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नेट परचेजेस चाहिए। तो ये परचेजेस हैं, ये वाली 4 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा आप पे नेट परचेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको गिवन है कैरेज इनवर्ड्स और वेजेस, तो कैरेज इनवर्ड्स गिवन है 8,000, वेजेस गिवन है 20,000, और ये माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दोबारा मत कुछ करना, ये यहाँ हो गया है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके एडजस्ट हो गया। तो जस्ट अब मुझे ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, तो ऐड कर देते हैं भाई। तो ये मेरे पास 28 है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ 28, तो ये हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। ये कितना होगा भाई, 4 लाख में से 20 गया 3,80,000 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा 5,30,000 रुपये हो जाएगा टोटल, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा कितना आएगा 5,30,000। तो मेरे को सीधे सीधे ग्रॉस प्रॉफिट आई क्या, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, सेल्स माइनस COGS, ठीक है। तो सेल्स मेरे पास कितनी की बने क्वेश्चन में, कैश प्लस क्रेडिट 2 लाख प्लस 8 लाख, ठीक है। तो 10 लाख की सेल्स है, COGS 5,30,000 का हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 4,70,000 रुपीज़, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 4,70,000 रुपीज़। तो इसके बाद मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाला, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर नेट सेल्स नीचे इंटू 100, ठीक है। तो ये अब लिखते हैं हम लोग भाई, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे 4,70,000, नेट सेल्स लिखा भाई 10 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब आंसर परसेंटेज में आता है इस रेशो का, तो ये तो जीरो ही कटे जा रहे हैं, कुछ नहीं है ये, तो 3 0 से 3 0 काटे, ये 2 0 से 2 0 काटे, ठीक है।
और ये एक जीरो से एक जीरो काटा, तो पूरा 47 बचा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 47%। ठीक है, तो ये अपना सोल्यूशन है। मैं एक बार ही जूम आउट करके आपको सारी चीजें शो कर देता हूं। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, आपको गिवन है ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिए और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स, नेट सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब नेट सेल्स। सेल्स रिटर्न दे रहा है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रहा है, तो ये ऑलरेडी नेट है, मैं हमेशा बताता हूं। तो सेल्स रिटर्न को क्या करें, कुछ नहीं करना, इसको इग्नोर करो। ठीक है, ऑलरेडी नेट हमें पता तो है। और पूछ क्या रहे, COGS पूछ रहा है। ठीक है, कोई रेशो नहीं पूछ रहा, COGS हमें निकालने के लिए पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आ जाते हैं जब वो डायरेक्टली रेशो नहीं पूछता, जबकि कुछ आइटम पूछ लेता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। देखो भाई, ऑपरेटिंग रेशियो तो उसने मेरे को निकाल के दिया 92%, क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ लिखो 92/100। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटता है, नीचे 100 आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट मुझे नहीं पता। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट मुझे नहीं पता, उसको मैंने एज इट इज लिखा। और नेट सेल्स मुझे क्वेश्चन में बताई जा रही है 6 लाख रुपए। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा 6 लाख। तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम हमारे पास ना यहाँ से ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी, कुछ तो फायदा होगा फॉर्मूला यूज करने का। ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी, तो 92/100, ये 6 लाख जो नीचे इधर जाके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गए। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी आएगी भाई, वो आ जाएगी यहाँ पे कितनी है, 3 जीरोस, और उसके बाद 9260, तो ये आपके पास आएगा 552। तो 5,52,000 आपके पास आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो हमें COGS चाहिए, तो COGS हम निकालेंगे। तो यहाँ से आपका निकल चुका है वैसे आंसर काफ़ी हद तक। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का आपको एक और फॉर्मूला याद होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट बनता कैसे, ऑपरेटिंग कॉस्ट आता कैसे, तो ये आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस COGS। वीडियो में मैंने समझाया था बिगनिंग में, जब फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह बता रहा था। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे बनता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस COGS। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको पता है 552, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में गिवन है 94,000। ठीक है, प्लस COGS, तो बस निकल गया नेक्स्ट स्टेप में आंसर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा भाई, 5,52,000। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं 94,000। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे आंसर लिख देते हैं। तो आंसर आएगा आपका COGS इज इक्वल टू 4,58,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा सोल्यूशन इस क्वेश्चन में। चलो भाई, अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने हैं, 6,80,000। ठीक है, गिवन है, और ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर गिवन है, मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही है एक तरीके से। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का ही आंसर है, और साथ साथ उसने हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं। देखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिए और ऑपरेटिंग रेशियो, खाली ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो भाई, सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन का टारगेट क्या है, टारगेट इस क्वेश्चन में है सेल्स निकालना, क्योंकि वो मेरे से पूछ रहा है ऑपरेटिंग रेशियो पूछ रहा है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट उसने दे दिया है। ठीक है, आपको पूरे फॉर्मूले में ना सिर्फ सेल्स ही नहीं पता, आपको न्यूमरेटर पता है, डिनोमिनेटर नहीं पता। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे को क्वेश्चन में कितना गिवन है, मैं लिख रहा हूँ 6,80,000, और क्वेश्चन में हमारे को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 80,000। ठीक है, तो ये 80,000 है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया COGS। तो COGS वैसे निकाल क्यों रहे हैं, वैसे मेरे को ये समझ में आना नहीं है, मतलब मुझे तो आ गया है, मतलब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि 6 लाख रुपए का COGS क्यों निकाल रहे हैं, जबकि ये पूछा नहीं है। ठीक है, हमें निकालनी है सेल्स। तो सेल्स निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू COGS। ठीक है, तो यहाँ पर आपको COGS पता चल गया 6 लाख। ठीक है, ये तो पता चल गया। सेल्स आपको नहीं पता है। ठीक है, सेल्स आपको नहीं पता है, तो जो नहीं पता उसको हम ले लेते हैं x। तो लेट सेल्स भी x। ठीक है, तो सेल्स हो गई x। और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मेरे को क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज लिखी है, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए कुछ लैंग्वेज नहीं लिखी, क्वेश्चन में लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 25%। तो अब आपके माइंड में ये डाउट आ सकता है कि ये 25% मुझे 6 लाख का निकालना है या मुझे x का निकालना है। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, मान के चलेंगे जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये हमेशा हमेशा ऑन सेल्स होगा। ठीक है, COGS पे नहीं होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 25% ऑन सेल्स, सेल्स को पता नहीं है तो x है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कट करते हैं, 1/4 होगा। तो x माइनस x/4 इज इक्वल टू 6 लाख। तो यहाँ पर LCM वगैरह ले लो, तो 1 नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 4x माइनस x 3x इज इक्वल टू 6 लाख। ठीक है, इसके बाद हमारा x यानी कि सेल्स निकल जाएगा, तो ये हमारी नेट सेल्स है।
तो नेट सेल्स इज इक्वल टू, ठीक है, 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये 3 2 ज़ 2 लाख, 2 लाख इंटू 4 8 लाख आ जाएगा, तो नेट सेल्स आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे को फॉर्मूला लिखना है ऑपरेटिंग रेशो का। तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स इंटू 100, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स इंटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरे को क्वेश्चन में गिवन ही थी 6,80,000, ये तो गिवन थी क्वेश्चन में, ठीक है, यही नहीं गिवन था नेट सेल्स, ये मैंने निकाल लिया, तो ये मेरा 8 लाख हो गया मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 3 0 से 3 0 गए, ये 2 0 से 2 0 गए, तो ये मेरे पास 680 डिवाइडेड बाय 8 है, तो ये हमारा डायरेक्टली जा रहा है 8 1 ज़र, ठीक है, 8 8 ज़र 64 और उसके बाद 40 जाता है 8 5 ज़र, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 85%। तो ये मैंने जूम आउट करके आपको दिखा दिया, ठीक है। तो सोल्यूशन देख लो, फिर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का आपके पास क्वेश्चन आ गया। तो डेटा देखो भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, पूरे डेटा में मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री से स्ट्राइक क्या कर रहा है कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला था ये वो वाला डेटा है, ठीक है। तो मेरे को ये स्ट्राइक करा, नेट सेल्स गिवन है, चलो ये तो चाहिए ही होती है, तो अच्छा हुआ इन्होंने डायरेक्टली दे दी। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, तो ये होता है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये आपको याद होना चाहिए। इसी जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बिगनिंग थी, जब मैं फॉर्मूले समझा रहा था, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने बताया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा। लॉस बाय फायर होगा आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और डिविडेंड रिसीव्ड हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, ये हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और लॉस बाय फायर हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो डेटा हो जाएगा, मतलब डेटा की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब हमारे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को और देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। ऑलराइट, तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखो हमें पूछ रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ऑपरेटिंग रेशियो भी निकाल लेते हो ना, ऑपरेटिंग रेशियो खाली मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, तो जो भी ऑपरेटिंग रेशियो है, सपोज करो 70% आई, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा 30%। इन दोनों के रेशियोज को टोटल करो तो 100% आता है, तो कोई एक निकाल लो तो दूसरी आपकी आराम से निकल जाएगी, ठीक है। तो हमें जो डेटा गिवन है ना वो ऑपरेटिंग रेशियो का ज्यादा दिया है, तो मैंने ऑपरेटिंग रेशियो पहले निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डेटा गिवन है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री लिख दी 1 लाख की, परचेजेस मुझे गिवन है 10 लाख की, तो यहाँ लिख दिया। डायरेक्ट एक्सपेंस मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो एज्यूम करते हैं 0, अगर ना गिवन हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस एज्यूम करते हैं 0। क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 1,50,000 की, तो ये अपना हो जाएगा 11 लाख, 11 लाख में से 1,50,000 जाएगा, ये आएगा 9,50,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। साथ साथ अब देखते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम पे कौन कौन से एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से आपको सिर्फ एक ही गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग, ठीक है। तो ये आपका एक ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और इसकी वैल्यू गिवन है 1,70,000। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो को हम खाली ऑपरेटिंग रेशियो भी बोल सकते हैं, और इसके ऊपर आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो नीचे तो आएगा नेट सेल्स, न्यूमरेटर में आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसलिए ना मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा नहीं, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्टली नहीं गिवन। ऑपरेटिंग कॉस्ट बनती कैसे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस COGS। तो मेरे पास COGS यहाँ से देखा मैंने 9,50,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने यहाँ से देखा 1,70,000, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारी नेट सेल्स। नेट सेल्स देखते हैं क्वेश्चन में, हमें गिवन है 14,70,000 रुपीज़, तो ये ऐड करें, ये हो जाएगा 11,20,000 डिवाइडेड बाय 14,70,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसको आप रफ में कैलकुलेट करोगे, ठीक है, डेसिमल्स में जा रहा है, यहाँ पे देखो 4 0 से 4 0 गई, बट ये डायरेक्ट नहीं कट रहा, डेसिमल में जा रहा है, तो मेरा आंसर आ रहा है 76.19%, ठीक है। आंसर परसेंटेज में याद रखना, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है इसके आंसर को, ठीक है। मैं यहाँ लिखा नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखना, फॉर्मूले में 100 है, तभी आंसर हमारा परसेंटेज में आएगा। तो एक्चुअली में ये जो निकली है ना, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकली है। हमारे को क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑपरेटिंग रेशियो जो हमने अभी निकाली, प्लस फॉर्मूला लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। ये जो होता है ना, ये इक्वल होता है 100% के, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपका मेन स्टेप है। तो ऑपरेटिंग रेशियो मैंने ऊपर से देख के लिखता हूँ यहाँ पे 76.19 प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मेरे को निकालने को बोला जा रहा है,
और आंसर आएगा 100%। ठीक है, तो ये है 76.19%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आ जाएगा, ये 76.19 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 100 माइनस 76.19%, और ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23.81%। ठीक है, 23.81%। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं जूम आउट कर देता हूं और आपको सोल्यूशन कंप्लीट शो हो जाएगा। तो ये आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिख रहा है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रहा है। अच्छा, ये जब भी साइलेंट होगा मान के चलना, ये 20% किस पे निकलेगा, ऑन सेल्स। ये याद रखना, 20% हमेशा किस पे निकलेगा, ऑन सेल्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रहे हैं, मेरे को फिर से देखो हिंट ही आ गया, आइटम्स देखकर हिंट आ गया कि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या जो खाली ऑपरेटिंग रेशियो होती है ना कॉस्ट वाली, वो उसका डेटा दे रहा है। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है उल्टा, पूछ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो अगेन मैं पहले खाली ऑपरेटिंग रेशियो निकालूंगा और 100 में से माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अभी देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे सॉल्व होगा, बाकी सॉल्व करते करते हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा अगर कोई दूसरा वे आउट हुआ तो। सबसे पहले मैं यहां पर फॉर्मूला लिखूंगा ऑपरेटिंग कॉस्ट का। ठीक है, जो हमारी ऑपरेटिंग रेशियो होती है उसके न्यूमरेटर में ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है, और ये कैसे आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये ऐसे आता है। ठीक है भाई, तो अब मैंने देखा भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 3,40,000। तो मैंने ये क्वेश्चन से डेटा देखकर लिख लिया। ठीक है, सीओजीएस मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसकी जगह सीओजीएस लिखा, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मुझे क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 20,000। तो यहां से मेरा सीओजीएस निकल के आ जाएगा, ये 20,000 साइड चेंज करेगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा 3,20,000 रुपीज। ठीक है, तो मेरे पास सीओजीएस निकल के आ गया। अब आपको सेल्स चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो फॉर्मूला याद आना चाहिए आपको। ये फॉर्मूला हमने बहुत बार यूज किया है, सेल्स माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला तो हमने बहुत बहुत बार यूज करा है। तो जब भी आपको सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, सीओजीएस की इंफॉर्मेशन हो, कोई भी ट्विस्टेड लैंग्वेज हो, तो यही फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल्स निकाल रहे हैं तो ऊपर एज्यूम कर लेते हैं लेट सेल्स बी एक्स रुपीज। ठीक है, तो एजम्पशन ले लेना है कि हम सेल्स को क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं। सेल्स एक्स लिया, सीओजीएस के नीचे सीओजीएस की वैल्यू डालेंगे 3,20,000, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 20% लिखा है। तो 20% हमेशा किसका लेना है, सेल्स का लेना है। याद रखना, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा और ग्रॉस प्रॉफिट के आगे परसेंटेज लिखोगे, एज्यूम करेंगे ये सेल्स के ऊपर ही है, ये चीज याद रखेंगे। बस अब आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये 0 से 0 काटा, 2 1 ज़र 5 ज़र, तो ये x/5 आ गया। तो x, ये x/5 इधर साइड चेंज कराओ, इक्वल टू के लेफ्ट में ले जाओगे माइनस होगा, और ये माइनस 3,20,000 की साइड चेंज कराएंगे, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करके, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पर क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो ज्वाइन कर देंगे डिनोमिनेटर, और ऊपर न्यूमरेटर्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 4x/5। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आएगा, 4x/5 इज इक्वल टू 3,20,000, और नेक्स्ट स्टेप में x निकल जाएगा, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई और 4 उधर जाके डिवाइड। देखो ये लेंदी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं समझा के सॉल्व कर रहा हूँ, तो अदरवाइज आप खुद से करोगे तो जल्दी जल्दी ये वाला स्टेप हो जाएगा। तो ये एक्स हमारे पास जो सेल्स निकल के आ गई है 4 लाख आ गई है। ठीक है, तो सेल्स मेरे पास आ गई हैं, और मेरे को अब ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ना 100 से माइनस करेंगे, तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 100 मत भूलना क्योंकि आंसर जो है वो परसेंटेज में आएगा। तो इसके बाद जरा वैल्यू डालेंगे, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में गिवन है 3,40,000, ये क्वेश्चन से देख के लिखा। नेट सेल्स मैंने अभी अभी निकाली 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये जरा मैं सॉल्व करता हूं, और ये मेरा जो सॉल्व करने पे आ रहा है, ये 2 0 से 2 0 काटी, 3 0 से 3 0 काटी। ठीक है, तो 340/4 ये मेरा सॉल्व करने पे आ रहा है 85। तो मेरा आंसर है 85% ऑपरेटिंग रेशियो का। तो अब दूसरी मेरे को प्रॉफिट वाली पूछ रहे हो, तो 100 में से माइनस कर दो सिंपल। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपकी पता कैसे आएगी, जो भी आप ऑपरेटिंग रेशियो निकालोगे ना, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, ये वाली हमेशा कॉस्ट वाली होती है। तो 100 में से 85 माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 15%। ठीक है, तो ये मेरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी, और ये इसने पूछी भी थी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब मैं जूम आउट करके एक बार आपको दिखा देता हूं सारा सोल्यूशन। तो ये जूम आउट कर दिए, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, डिस्कस करेंगे अगला। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, तो याद रखना भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब नेट सेल्स होता है, और नेट सेल्स का मतलब है उसमें से रिटर्न, सेल्स रिटर्न ऑलरेडी माइनस करी जा चुकी है। ठीक है, तो आपको ये जो अलग से रिटर्न दे रहा है ना, ये सेल्स रिटर्न दे रहा है, तो क्योंकि नेट सेल्स गिवन है तो ये जो रिटर्न दे रहा है ना, इसको इग्नोर करो, क्योंकि ये ऑलरेडी
नेट सेल्स में एडजस्टेड है, तो नेट सेल्स गिवन होगी और रिटर्न गिवन होगी, तो रिटर्न को करेंगे इग्नोर। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीओजीएस दिया, लिख लिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स दे रहे हैं, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऑब्वियसली हमारे लिए एक खर्चा है, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स क्या होता है? खर्चा होता है, ठीक है। अब अगर ये खर्चा होता है तो ये कौन सा खर्चा होता है? ऑपरेटिंग की नॉन ऑपरेटिंग? तो याद रखना ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म लोन्स पे जो भी इंटरेस्ट होते हैं ना, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये फायदा है, तो ये इनकम है, लेकिन ये ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग? तो एसेट हम रोज रोज थोड़ी बेचते हैं, कभी कभी बेचते हैं, तो कम होता है ऐसा इवेंट। तो ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए, तो ये नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है, क्योंकि रोज रोज हम लोग एसेट नहीं बेचते, हम लोग रोज रोज बेचते हैं गुड्स, माल बेचते हैं रोज रोज। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम 81,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 40,500, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,09,000। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो। देखो भाई, आपको नेट प्रॉफिट पूछा जा रहा है, तो आपको याद होगा 11th क्लास में नेट प्रॉफिट हम लोग निकालते थे। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट का डेटा हो, समझा रहा हूं अभी करना कैसे, अप्रोच समझा रहा हूं कि क्वेश्चन करना कैसे। मान लो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आप जैसे तैसे निकाल लो, ये मुझे पता है, ठीक है, ये मेरे को पता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, हर तरीके का खर्चा माइनस कर दो, हर तरीके की इनकम ऐड कर दो। ऑल टाइप्स का मेरा मतलब है चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, ठीक है। इनकम में भी चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, उसको आप ऐड कर दो, किसमें? ग्रॉस प्रॉफिट में। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में ये दोनों काम हो जाएंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज हमारे को करनी है। और क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट सीधे सीधे नहीं गिवन है, ये इनडायरेक्टली हमारे को हिंट दे रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप 1 होगा ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। एक बार ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसमें से सारे खर्चे हटा देंगे, सारी इनकम ऐड कर देंगे, तो मेरे पास आएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये थी क्वेश्चन की अप्रोच, ठीक है। तो अब मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, तो यहां से हमारा मेन आंसर स्टार्ट होगा। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। आपको ये फॉर्मूला मैंने बहुत बारी करवाया हुआ है, ठीक है, तो ये याद हो जाएगा अब तक। तो सेल्स मुझे क्वेश्चन में गिवन है 8,20,000, नेट सेल्स ही है ये डायरेक्ट नेट सेल्स यूज हो रही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे को पता है 5,20,000 क्वेश्चन में गिवन है। तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 820 में से 520 जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख रुपए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। तो अब आपको जैसे नेट प्रॉफिट निकालना है, तो मैंने आपको यही समझाया कि ग्रॉस प्रॉफिट में से सारा कुछ माइनस कर दो। तो इसमें से मेरे को क्या क्या माइनस करना है? मैंने इसमें से माइनस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मैंने इसमें से माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, हर तरीके का खर्चा माइनस करना है। फिर इसमें ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम भी ऐड कर सकते हैं, बट ऑपरेटिंग इनकम गिवन नहीं है, इसलिए मैं उसको जीरो मान रहा हूं और फॉर्मूला में नहीं लिख रहा, ठीक है। तो अब हम आगे वैल्यूज फिल करेंगे, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने अभी अभी निकाला 3 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे को क्वेश्चन में कितने दिए हैं जरा ढूंढना पड़ेगा, 2,09,000, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे को क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के नाम से 40,500। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और वो है 81,000 रुपीज। तो ये 1, 2, 3, 4 ये चारों चीजों को आप ऐड करोगे तो नेट आंसर जो आएगा 1,31,500 आपका आएगा। तो ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो अब अगर मेरे को नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर जाता है, बट यहाँ पे टैक्स वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, तो मैं खाली नेट प्रॉफिट लिख रहा हूँ और डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। और क्योंकि आंसर परसेंटेज टर्म्स में आएगा तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 131,500 डिवाइडेड बाय सेल्स है 8,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा डेसिमल में आएगा 16.04%। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वाइज लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज दिस। तो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको गिवन है प्रॉफिट, और मैंने नीचे देखा मुझे पूछ क्या रहे हैं, ठीक है, मुझसे पूछ रहे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मतलब मेरे को बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाले प्रॉफिट में इंटरेस्ट आएगा, मतलब ठीक है, रुचि, इंटरेस्ट यहाँ पे मतलब रुचि, और ये इंटरेस्ट क्या है? ब्याज। तो कह रहा है इट्स करंट एसेट्स वर 4 लाख, करंट लाइबिलिटीज 2 लाख, फिक्स्ड एसेट्स इतना, 10% लॉन्ग टर्म डेट्स इतना, द रेट ऑफ टैक्स वाज दिस, और कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो काफी सारी चीजें इसने हमें बोल दी है निकालने को, और काफी सारी चीजें इसने हमें दे भी दी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला लिखता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं मुझे क्या क्या चाहिए।
ऑलराइट, तो अब आप देखो फॉर्मूला मैंने लिखा है, मेरे को चाहिए होते प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, और नीचे चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बनते हैं इक्विटी प्लस डेट से। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड किससे बनती है? इक्विटी प्लस डेट से। तो मेरे को ये दोनों चीजें चाहिए, और प्रॉफिट मेरे को बिफोर चाहिए, लेकिन मुझे ना आफ्टर गिवन है। तो आप मेरी बात सुनो, बिफोर का मतलब होता है इसमें से ना इंटरेस्ट कटा है, ना टैक्स कटा है, ना डिविडेंड कटा है। कटा है मतलब माइनस नहीं हुआ। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड नहीं लिख रहा, क्योंकि डिविडेंड का क्वेश्चन में रोल नहीं है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कर लेते हैं। तो इसमें से पहले इंटरेस्ट कटेगा, याद रखना जिस ऑर्डर में मैं लिखता हूं उसी ऑर्डर में से चीजें माइनस होंगी। तो पहले इंटरेस्ट कटेगा, उसके बाद टैक्स कटेगा, और जब ये दोनों कट जाएगा तो आंसर क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में बताई गई है। ये वैल्यू आपको कितनी बताई गई है क्वेश्चन में? 1 लाख रुपीज। तो मैं यहां लिख रहा हूं 1 लाख, और ऊपर इस वैल्यू को मैं ले लेता हूं x। तो लेट प्रॉफिट, यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी x रुपीज। ठीक है, तो इसको हमने ले लिया x, तो यहां पर आ गया x। ठीक है, ये आ गया x। अब मेरे को इंटरेस्ट ढूंढना है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना है? तो इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 10% लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख की। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ना ये चीज गिवन है 10% लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख की। ठीक है, तो इस पे इंटरेस्ट पड़ेगा, ये लोन है हमारा, तो लोन पे 10% का इंटरेस्ट, ये जो होता है 10%, ये क्या है? इंटरेस्ट। तो 4 लाख का 10% माइनस हो जाएगा 40,000 रुपए, मतलब ये अपना इंटरेस्ट है। अब आपको टैक्स काटना है। टैक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है लास्ट लाइन में 20%। तो अब टैक्स किस पे कटेगा? मेरी बात सुनो, टैक्स किस पे कटेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस होगा, और फिर जो नया अमाउंट आता है ना उस पे टैक्स लगता है। तो पहले x में से 40,000 माइनस होंगे, तो x माइनस 40,000, ये जो ब्रैकेट सॉल्व करके नया अमाउंट आएगा ना, इस पे आपको टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पे लंबी सी इक्वेशन बन गई, बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। ठीक है, आपको टाइम नहीं लगेगा, मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं तो इसलिए टाइम लग रहा है, बट वैसे बहुत इजीली है, बहुत क्विकली सॉल्व हो जाएगी। तो ये 21 से 25 सर, ये माइनस का 40,000 उधर भेजूंगा तो ये ऐड करके हो जाएगा 1,40,000। ठीक है, ये x यहाँ पर कॉपी, ये उधर भेज दिया। यहाँ पे देखो माइनस का 1/5 है। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करूंगा ना तो ये माइनस का साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस x/5, और ये माइनस माइनस प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 5। आया समझ की नहीं आया ब्रैकेट खोलते वक्त? तो 5 1 जर, ये 8 जर, तो ये 8,000 आ जाएगा। ये 8,000 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो 1,32,000, और इन दोनों में आप एलसीएम ले लोगे तो नीचे 1 को 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 5x माइनस x हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x आ जाएगा, और ये कैसे आएगा? 5 इधर मल्टीप्लाई, 4 उधर जाके डिवाइड। तो मैं शो कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरा सॉल्व करने पे आएगा 1,65,000। तो ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये मेरा न्यूमरेटर है, जो भी मेरी रेशो है। अब आपको मैं एक और काम करके दिखाता हूं। ठीक है, और वो क्या है? इक्विटी निकालने का। ठीक है, तो इक्विटी निकालने के लिए ना मैं यहाँ पे रफ में बैलेंस शीट बनाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इक्विटी हम कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैं रफ में बैलेंस शीट बना रहा हूँ, साथ साथ में आपको एक बारी क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, तभी हम ये बैलेंस शीट बनाएंगे और बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। तो ये मैंने यहाँ क्वेश्चन रख दिया। अब आप देखो जरा, मेरे को गिवन है करंट एसेट्स 4 लाख की, तो सबसे पहले मैंने करंट एसेट्स लिखी यहाँ पे 4 लाख की। फिर मेरे को गिवन है करंट लायबिलिटीज 2 लाख की, तो करंट लायबिलिटीज मैंने यहाँ लायबिलिटीज में लिख दी 2 लाख की, और मुझे पता है लायबिलिटी साइड का जो टोटल होगा वो एसेट साइड के टोटल के इक्वल होगा, इतनी चीज मुझे पता है। फिक्स एसेट्स 6 लाख की, तो ये मेरी नॉन करंट एसेट्स है, और क्वेश्चन में क्योंकि एसेट्स रिलेटेड और कुछ नहीं पता तो मैं इसी को नॉन करंट एसेट्स मान लूंगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो करंट लायबिलिटीज हो गया, फिक्स एसेट हो गया, 10% लॉन्ग टर्म डेट, तो खाली डेट में लिख रहा हूं, खाली डेट मतलब लॉन्ग टर्म ही होता है, तो ये 4 लाख है। ठीक है, तो यहां पर सारी चीजें फिल हो गई। यहां पर आपको एक चीज मिसिंग है, जो कि क्या है? इक्विटी। कंपनी के पास इक्विटी भी तो होती है। तो अब आपको ये समझना, इन दोनों का टोटल जो आएगा वो किसके इक्वल होगा? लायबिलिटीज साइड के टोटल के इक्वल होगा। तो मैंने एसेट्स का टोटल पहले निकाला 10 लाख, इसे मैंने कॉपी करा इधर लायबिलिटीज और इक्विटी वाली साइड 10 लाख। तो यहाँ पे जो इक्विटी है आपकी बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकल जाएगी, तो 4 और 2 6, और ये साइड का टोटल 10 है, तो मतलब 4 लाख रुपए की आपकी इक्विटी होगी। अब मुझे इक्विटी से मतलब नहीं था, मुझे मतलब था कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी, यानी कि 4 + 4 8 लाख की होगी कैपिटल
एम्प्लॉयड। तो ये जो रफ बैलेंस शीट है ना, इसको जरा देखते हैं हम लोग अपने ऑफिशियल आंसर में एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे, अब जरा वो समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखो क्या लिखोगे, इक्विटी, देखो बैलेंस शीट को देख देख कर इक्वेशन बनानी सीखो। इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है, इज इक्वल टू एनसीए प्लस सीए, मतलब नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट देखा 6 लाख है, ये देखा 4 लाख है। इक्विटी की जगह इक्विटी लिखे रहने दो क्योंकि ये तो निकालनी है ना अभी, ये तो रफ वक्त था। डेट 4 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख। तो यहां से मेरे पास इक्विटी आ जाएगी, ठीक है, ये 4 लाख से 4 लाख कटा, ये 2 लाख इधर जाके माइनस होगा, तो 4 लाख यहां से आ जाएगी। तो आपने ऐसे एग्जाम में प्रेजेंट करना है, ना कि ये इक्वेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख दूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है इक्विटी प्लस डेट, और इक्विटी मेरे पास 4 लाख है, डेट मेरे पास 4 लाख है, तो 4 लाख प्लस 4 लाख यानी कि 8 लाख रुपीस की हो जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड ये मैंने निकाला था 1,65,000, ये ऊपर आएगा, नीचे आएगा 8 लाख रुपीस और मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये अपने पास 3 0 से 3 0 गई, 2 से 2 गई, ये आपका डेसिमल में जाएगा सॉल्व होता होता। तो ये अब ऐसे एग्जैक्ट आएगा 20.625%, बट बुक वालों ने थोड़ा अप्रोक्सीमेट करा हुआ है। उन्होंने कैसे अप्रोक्सीमेट करा है, ये 25 को 3 कर दिया, तो 63% आपको बुक में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वरना 6 to 5 पे भी छोड़ सकते एग्जाम में, कुछ भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर अप्रॉक्स करोगे तो यहाँ पे अप्रॉक्स लिखकर आ जाना। अब मैं एक बार जूम आउट करके आपको सारा आंसर शो कर देता हूं। तो ये आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिख रहा है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो है और क्वेश्चन है इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज वाला, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अपने पास न्यूमरेटर में होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट रहेगा ऊपर, डिनोमिनेटर में रहेगा आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ऊपर मैंने जो पॉइंट्स पढ़े हैं ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बेशक आप यहां पर लिख लो बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, बेशक लिख लो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखो ना लिखो, क्योंकि जो ऊपर पॉइंट्स है ना उसमें ये सब इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह वाले क्वेश्चंस नहीं दिए। तो अब आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को और इसको सॉल्व करते हैं। पहला कह रहा है परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ 10 लाख बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। मान लो तुम मशीनरी खरीद रहे हो, तो बिजनेस में मशीनरी की क्वांटिटी बढ़ेगी क्योंकि हम मशीनरी खरीद रहे हैं, और शेयर्स इशू कर रहे हैं तो शेयर इक्विटी शेयर्स की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, यानी कि शेयर कैपिटल भी आपकी बढ़ेगी। अब आपको पता होना चाहिए जो कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है ना, ये बनता है इक्विटी प्लस डेट से। तो मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर इक्विटी होता है, ठीक है, तो इक्विटी होता है, तो यानी कि जो शेयर कैपिटल है ये इक्विटी का पार्ट है। तो अगर मेरी शेयर कैपिटल बढ़ रही है तो मेरी इक्विटी बढ़ रही है, ठीक है, और मेरी अगर इक्विटी बढ़ेगी तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ेगी। तो इसका इफेक्ट सीधे सीधे कहां पर पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर पड़ेगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। और मशीनरी को खरीदने का, मशीनरी के बढ़ने का इफेक्ट ना फिक्स्ड एसेट्स पे आएगा, और ऊपर नीचे यहां पर दोनों जगह पे वो चीज है नहीं। तो यानी कि इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर पे पड़ेगा, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड पे पड़ेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा। तो अगर कोई भी मैं फ्रैक्शन ले लूं, जैसे मान लो पहले मैंने लिया 7/10, अब अगर मैं इसका डिनोमिनेटर बढ़ा दूंगा ना 7 बाय मान लो 10 की जगह 12 कर दूंगा, तो मेरा जो फ्रैक्शन को सॉल्व करके आंसर आएगा ना वो कम आएगा कंपैरेटिवली 7/10 से। तो ये बेसिक मैथ्स के रूल हैं कि अगर आपका न्यूमरेटर जो है उसमें कोई चेंज ना आए और डिनोमिनेटर को आप गिरा दोगे तो आपकी जो रेशो है वो डिक्रीज कर जाएगी, रेशो विल डिक्रीज, ठीक है। तो ये हम बेसिक मैथ्स लगा के ये बात को हम प्रूफ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो भाई, कह रहे हैं चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 25,000 ऑन मशीनरी। तो याद रखना ये जो डेप्रिसिएशन होता है ना, इसको हम लोग 11th में समझते थे नॉन कैश एक्सपेंस। तो ये कहीं ना कहीं एक खर्चा है। तो जो भी खर्चा है, मान लो जो भी खर्चा है, उसका अल्टीमेट इफेक्ट कहां पड़ेगा, खर्चे का इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट पे। जितना खर्चा ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन से कहां इफेक्ट पड़ रहा है, प्रॉफिट पे। तो आपको ये समझना कि अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है तो प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है, और प्रॉफिट को हम लोग कंपनी अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस वाले सेक्शन पर इफेक्ट आएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है ना, हमारी जो रेशियो है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसके न्यूमरेटर पर भी इफेक्ट डालेगा क्योंकि इसमें प्रॉफिट है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का जो इक्विटी वाला पार्ट है ना, इक्विटी के फॉर्मूले में आपको याद होगा रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग लिखते हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस का इफेक्ट डिनोमिनेटर में भी आएगा। तो अगर मेरा खर्चा बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, तो अगर मेरा खर्चा हो रहा है
तो मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस कम हो रहा है, और रिजर्व एंड सरप्लस न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो मतलब मेरा न्यूमरेटर भी कम हो रहा है गिवन रेशो का, डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है गिवन रेशो का। तो जब भी ऐसा होगा तो आप सीधे सीधे लिखना कि रिजर्व एंड सरप्लस इज पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड ऑल्सो इट इज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। सो डिक्रीज इन रिजर्व एंड सरप्लस विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। हेंस द रेशियो विल डिक्रीज। जब दोनों चीजें डिक्रीज होंगी तो रेशियो भी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको लिखनी आनी चाहिए। और लैंग्वेज की यार टेंशन मतलब, अगर तुम्हें ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही कैसे लिखने, इलस्ट्रेशंस में से देख लो, बहुत सिंपल है, एक दो भी लिखनी सीख जाओगे, सारी रेशियोज का इंक्रीज डिक्रीज करना सीख जाओगे। तो अपनी कोई भी बुक हो आपके पास, उसकी इंक्रीज डिक्रीज की रेशियोज वाली लैंग्वेज देखो कैसे बुक्स में लिखी हुई है। नेक्स्ट करेंगे थर्ड पार्ट। और भाई मैं तो आपको यार सिर्फ समझा रहा हूं कि इंक्रीज है, डिक्रीज है या नो चेंज है, ठीक है। वे ऑफ राइटिंग नहीं समझा रहा क्योंकि थियोरेटिकल है वे ऑफ राइटिंग, तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन उसका अकाउंटिंग पार्ट, लॉजिक पार्ट में आपके साथ यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। तो कह रहे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय चेक 2 लाख। तो देखो जब भी हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं, रिडीम मतलब उनको पे बैक करते हैं, ठीक है, या रीपे करते हैं, तो जो डिबेंचर्स रीपे हो रहे होते हैं ना, इनको लॉन्ग टर्म नहीं बोला जाता, जिनको हम पे कर रहे हो तो उनको बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। करंट मैच्योरिटीज मतलब जिनको हम अभी शॉर्ट टर्म में पे कर रहे हैं, तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बोलेंगे इनको। तो अगर आप डिबेंचर्स पे कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आपकी करंट लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है, तो आपकी करंट लायबिलिटी कम हो रही है, और साथ साथ आप क्या कर रहे हो, चेक के थ्रू, यानी कि आपका कैश बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स या फिर बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो करंट लायबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, बैंक बैलेंस का भी लेना देना नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड में देखो इक्विटी और डेट है, बैंक नहीं है। नेट प्रॉफिट का भी बैंक से लेना देना नहीं है। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमारी गिवन रेशियो पे नहीं पड़ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नो चेंज। अच्छा, यहां पे ये जो डेट होती है आपको पता होगा लॉन्ग टर्म डेट है, तो करंट लायबिलिटी आपकी शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। तो कोई ये मत सोचना कि यहां पे डेट पर इफेक्ट पड़ेगा। इसका नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ 9% डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख इनटू इक्विटी शेयर्स। याद रखना भाई, जब भी कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन आ जाए चाहे रिडेम्पशन आ जाए डिबेंचर्स का, याद रखना कि ये ना जब ड्यू होते हैं ना तभी होता है काम, ठीक है। जब ड्यू होते हैं तभी होता है, और जब ये ड्यू होते हैं ना तो ये करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट होते हैं, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट वाली कैटेगरी में आते हैं, तो ये करंट लायबिलिटी है। तो यानी कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, करंट लायबिलिटी का कन्वर्जन हो रहा है इक्विटी में। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का कन्वर्जन इक्विटी में नहीं हो रहा, क्योंकि डिबेंचर्स को हम लॉन्ग टर्म समझ लेते हैं। ये करंट लायबिलिटी का कन्वर्जन इक्विटी में हो रहा है, क्योंकि कन्वर्जन होता ही तब है जब डिबेंचर्स हमारे ड्यू होते हैं, ठीक है। और जब डिबेंचर्स हमारे ड्यू होते हैं उनको करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बताया जाता है। तो अब आपको ये समझना है, करंट लायबिलिटी का कन्वर्जन इक्विटी में हो रहा है, तो यहां पे जो डेट है ये करंट लायबिलिटी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है। तो यानी कि आपकी इक्विटी बढ़ रही है, ठीक है, डेट पे नो इफेक्ट, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट पे नो इफेक्ट, और आपकी इक्विटी बढ़ रही है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो इक्विटी और डेट कैपिटल एम्प्लॉयड बनाते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी बढ़ रही है, ठीक है, और न्यूमरेटर में कोई इफेक्ट नहीं है। तो आप खुद सोचो, मैथ्स की इक्वेशन बनाते हैं, न्यूमरेटर में नो इफेक्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है ये क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं जरा क्या होगा। मान लो मेरी पुरानी रेशियो है 5/10, तो मेरा आंसर आएगा 0.5, ठीक है। अब अगर मेरा न्यूमरेटर सेम रहे, ठीक है, 5, लेकिन डिनोमिनेटर में बढ़ा देता हूँ, डिनोमिनेटर ना मैं कर देता हूँ 100, समझने के लिए आसानी से समझ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05। तो मेरा जो फ्रैक्शन था पहले था 0.5 और अब है 0.05, तो ये और ज्यादा छोटा हो गया, यानी कि मेरा आंसर कम हो गया, तो दिस मीन्स रेशियो विल डिक्रीज, ठीक है। तो चारों पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए, कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको कराया है अकाउंटिंग रेशियोज का, सारे अच्छे क्वेश्चंस करा लिए, मेजॉरिटी क्वेश्चंस इंक्रीज डिक्रीज के इंपॉर्टेंट वाले मैंने यहां पर कवर कर दिए। तो पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, कोई भी आपको सजेशन है, डाउट है, नीचे आप कमेंट्स में मुझे मेंशन करो, ठीक है, और मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूं।